नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का आज ये लेक्चर 9 है, जिसमें हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, यानी मौलिक अधिकारों के बारे में। फंडामेंटल राइट्स का ये चौथा पार्ट है। अभी तक हमने फंडामेंटल राइट्स में यानी मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 31 तक यहाँ पे चर्चा कर ली थी। पिछले जितने भी पार्ट्स आए हैं, आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे अनुच्छेद 32, जो कि है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 32 जो कि हमारा है अंतिम मौलिक अधिकार। हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं आपको बताए गए हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं, और इसमें से 5 मौलिक अधिकारों के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। और हमारा जो अंतिम यानी छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। साथ साथ इसी वीडियो में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली प्रमुख रिट के बारे में। साथ साथ अनुच्छेद 33, 34 और 35 में क्या उल्लिखित है, इस चीज़ के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 32 से। इसमें क्या उल्लेख मिलता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो, अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया है, मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला अनुच्छेद भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अनुच्छेद आपको ये शक्ति देता है, ये अधिकार देता है कि यदि आपके फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, राज्य आपके मूल अधिकारों का हनन कर रही है या उनका अल्पीकरण करने की कोशिश कर रही है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय जा सकते हो। तो आपको न्यायालय में तब उसके बाद क्या करेगा, न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा करेगा। तो कुल मिला के आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार कौन देता है, वो देता है आपको ये अनुच्छेद 32। ये आपको क्या देता है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो यदि आपके मूल अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला अनुच्छेद, क्योंकि यही तो रक्षा कौन कर रहा है, जो हमारे सभी मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, इनकी रक्षा कौन कर रहा है, इनकी रक्षा कर रहा है 32। क्योंकि इसी के माध्यम से आप जा सकते हो, जो मूल अधिकारों का रक्षक कहलाता है, सुप्रीम कोर्ट के पास आप इसी अनुच्छेद के तहत जा सकते हो। यहाँ तक कि BR अम्बेडकर ने यानी भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा था। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कई बार कि भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था, अनुच्छेद 32 को। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसी यही आपको अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट जाने का, और तब जाके सुप्रीम कोर्ट उस पर न्यायिक समीक्षा करेगा और जो भी सुप्रीम कोर्ट को उचित लगेगा वो अपना निर्णय सुनाता है। तो यही आपको कुल मिला के यही क्या करता है, आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अब देखो, सपोज आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उनका किसी ने हनन कर दिया, राज्य उनका क्या कर रहा है, हनन कर रहा है, तो आपको जाना है डायरेक्ट अनुच्छेद 32 के तहत आप चले गए न्यायालय। अब न्यायालय क्या करता है, न्यायालय इस संबंध में 5 रिट जारी कर सकता है। इन 5 रिटों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये 5 रिट दी गई है ना, इसको आपको अच्छे से यहाँ पे समझना है। तो काफ़ी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ काफ़ी साधारण भाषा में आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा, तो ध्यान से आपको सुनना है। देखो, 5 रिट हैं ये, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। पहला यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कार्पस। ये क्या कहता है, इसको आपको मैं एग्जाम्पल से समझता हूँ। माना किसी व्यक्ति ने अपराध कर लिया और ये व्यक्ति क्या है, अपराधी है, और इसको क्या किया गया, पुलिस द्वारा इसको बंदी बनाया गया, इसको हिरासत में लिया गया। लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में अनुच्छेद 22 में आपको ये बताया था कि अनुच्छेद 22 में उल्लेख है कि कोई भी अपराधी है उसको आपको क्या करना है, 24 घंटे के अंतर्गत जो आपका निकटवर्ती न्यायालय है वहाँ पे आपको उपस्थित करना है। तो पुलिस यदि 24 घंटे के अंतर्गत इस अपराधी को न्यायालय में उपस्थित नहीं करती है, तो न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करेगा, और पुलिस को इस पर जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए इसको कहा जाता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रिट, भी इसको कहा जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रिट, क्योंकि ये एक विशेष व्यक्ति के लिए है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए है जो बंदी बनाया गया है। यानी इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को सशरीर उपस्थित कराना, कहाँ उपस्थित कराना, न्यायालय के अंतर्गत। और आपको अनुच्छेद 22 में ये उल्लेख मिलता है, आपको बताया था पिछली वीडियो में, अनुच्छेद 22 में उल्लेख है कि किसी भी जिस व्यक्ति को आपने कोई भी अपराधी उसको आपने हिरासत में ले लिया है, पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है, तो 24 घंटे के भीतर उसको निकटवर्ती न्यायालय में उपस्थित कराना होगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कार्पस आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक और चीज़ है, जो निवारक निरोध में जो व्यक्ति हिरासत में लिया जाता है उसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण वाली रिट जारी नहीं की जाती है, ये आपको नोट करना है। और ये निवारक निरोध क्या है, इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कल वाली वीडियो में। दूसरा यहाँ पे परमादेश। परमादेश इसका मतलब होता है
कि हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। आदेश कौन देगा? वो देगा आपका न्यायालय, क्योंकि न्यायालय द्वारा ही ये रिट जारी की जा रही है। अभी किसको आदेश देते हैं? ये आदेश दे सकते हैं जो सरकारी कर्मचारी कोई व्यक्ति है, यदि वो अपने कर्तव्य का पालन सही से नहीं निभा रहा है तो न्यायालय की ओर से कौन सी रिट जारी की जाएगी? परमादेश वाले। कई बार आपने देखा ना कि कई जो व्यक्ति होते हैं वो चले जाते हैं कोर्ट। किसके खिलाफ कोर्ट जाते हैं? कोई भी जो सरकारी कर्मचारी है उसके खिलाफ, यदि वो क्या नहीं कर रहा है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो उसको उसके कर्तव्य की याद दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कौन सी रिट जारी करता है? परमादेश। लेकिन यदि कोई निजी संस्था वाला व्यक्ति है उसके खिलाफ ये रिट जारी नहीं की जा सकती है। ये रिट किसके खिलाफ जारी की जा सकती है? जो सरकारी संस्था में कार्यरत आदमी है, जो सरकारी कर्मचारी व्यक्ति है, तो उसी के खिलाफ कोर्ट क्या कर सकता है, न्यायालय क्या कर सकता है? परमादेश वाली रिट जारी कर सकता है। तो समझ गए आप? ये दो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तीसरे यहाँ पे अधिकार परीक्षा रिट। अब ये किसके खिलाफ जारी की जाती है? सपोज कोई सार्वजनिक पद है और उस पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से उसमें क्या हो गया, नियुक्त किया गया है। अवैध रूप से वो उस पद को उसने क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, जबकि वो उस पद के लिए बिल्कुल क्या नहीं है, एलिजिबल नहीं है। और यदि उसके खिलाफ किसी ने कोर्ट में क्या कर ली है, याचिका दायर कर दी है, तो फिर कोर्ट क्या करेगा, न्यायालय क्या करेगा, उस व्यक्ति के खिलाफ ये वाली रिट जारी करेगा और उससे सवाल करेगा कि किस अधिकार पर आप उस पोस्ट पर आपने अवैध रूप से नियुक्ति पाई है। तो कुल मिला के कोई भी व्यक्ति यदि अवैध रूप से वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, अवैध रूप से वो किसी भी सार्वजनिक पोस्ट पर, किसी भी सार्वजनिक पद पर क्या होता है, नियुक्ति पाता है, तो उसके खिलाफ कौन सी रिट जारी की जाती है? अधिकार परीक्षा वाली रिट उसके खिलाफ जारी की जाती है। चौथी यहाँ पे उत्प्रेषण और पांचवी है प्रतिषेध। देखो इसको आप ऊपर हो, पहले पांचवी समझते हैं, ठीक है। पांचवी प्रतिषेध। प्रतिषेध जो ये वाली रिट है, इसका मतलब होता है मना करना। मैं आपको भी पांचवी बता रहा हूँ, ठीक है। प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना। यानी जो उच्चतम न्यायालय कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, जो उसके निचली न्यायालय हैं, जैसे सपोज हाई कोर्ट, यानी वो हाई कोर्ट को क्या कर सकता है, उसके किसी मामले में मना कर सकता है, उसकी किसी सुनवाई पर क्या लगा सकता है, स्टे लगा सकता है, रोक लगा सकता है। तो प्रतिषेध का मतलब यही होता है मना करना। यानी जो उच्च न्यायालय हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट, जो निम्न न्यायालय होते हैं, उनको किसी भी सुनवाई पर क्या लगा सकता है, उनकी रोक लगा सकता है। और जो ये चौथा उत्प्रेषण, इसको आप पांचवें पे करना, ठीक है, इसको आप पांचवें कर देना। तो उत्प्रेषण जो होता है, उत्प्रेषण का मतलब होता है मंगा लेना। अब ये किससे मंगाता है? यानी जो आपका सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, वो निचली न्यायालयों से क्या कर सकता है, जैसे हाई कोर्ट हो गया, ये किसी मामले पर सुनवाई कर रहा है, तो इस मामले पर रोक लगा के उसको अपने पास मंगा लेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है कि जो मामले हाई कोर्ट के पास आ रखे हैं, उन मामलों की सुनवाई पर रोक लगा सकता है और उनको अपने पास बुला सकता है कि ये मामले, इनकी सुनवाई कौन करेंगे, हम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो जो ये थे प्रतिषेध, प्रतिषेध में सिर्फ क्या कर सकता है, रोक लगा सकता है, मना कर सकता है सुनवाई सुनाने के लिए। लेकिन उत्प्रेषण में क्या कर सकता है, मना करेगा, साथ ही साथ अपने पास भी मंगा लेगा कि इस मामले पर सुनवाई कौन करेगा, हम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पांचों जो आपको रिट बताई गई है वो आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे जो मूल अधिकारों के अंतिम 3 अनुच्छेद बचते हैं यहाँ पे, फंडामेंटल राइट्स, जिनका हम चर्चा कर रहे थे अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इसका उल्लेख मिलता है मूल अधिकारों का। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? सैन्य बल व अर्धसैनिक बलों में कार्यरत लोगों के लिए मूल अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। जैसे आपकी सेना हो गई, सेना के कुछ मूल अधिकार सीमित किए जाते हैं। आपके राजदूत हो गए, और क्या हो गए, और यहाँ पे आपके और क्या आते हैं, गुप्तचर हो गए। अब देखो क्यों इनके मौलिक अधिकार सीमित किए जाते हैं। जैसे हम सेना का उदाहरण लेते हैं, सेना में कुछ सूचनाएं ऐसी होती है जिनको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है देश की एकता और अखंडता के लिए। तो सपोज माना सेना कोई व्यक्ति है, उसको हमारी तरह संपूर्ण मौलिक अधिकार दे दिए और उसने कोई सूचना, जो विशेष सूचना है, गुप्त सूचना है, उसको पब्लिकली सार्वजनिक कर दे। क्योंकि जैसे हम आम जो जनता है उसके लिए जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वो क्या करता है, पब्लिक में कुछ भी बोल सकता है, कोई भी सूचना क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है, वो उसकी मर्जी है, क्योंकि उसको ये अधिकार है। तो सेना को ये अधिकार नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अगर सेना की कुछ गुप्त सूचनाएं यहाँ पे पब्लिकली सार्वजनिक कर दी गई तो कहीं ना कहीं वो देश की एकता और अखंडता के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए सेना हो गई, राजदूत हो गया, गुप्तचर हो गया। गुप्तचर ये तो खैर गुप्त ही रखना पड़ता है बहुत कुछ। तो इसीलिए इन लोगों को ये कुछ जो मौलिक अधिकार होते हैं उनके लिए मूल अधिकार
सीमित किए गए हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि सभी मौलिक अधिकार, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जीने का अधिकार ही क्या कर दोगे, उनका समाप्त कर दोगे। तो सिर्फ कुछ मौलिक अधिकार देश की एकता और अखंडता के लिए ये सीमित किए गए हैं सैन्य बल और अर्धसैनिक बलों में कार्यरत लोगों के लिए। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? किसी क्षेत्र में सैन्य कानून लागू किया जाए तो मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है। यानी किसी क्षेत्र में, वैसे अभी कभी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यदि किसी क्षेत्र में क्या किया जाए, सैन्य कानून लागू किया जाए, तो वहाँ के जो व्यक्ति हैं, जो वहाँ के लोग हैं, जिस क्षेत्र में लगाया गया है सैन्य कानून, उन लोगों के मूल अधिकारों को सीमित किया जाता है। देखो ये तो किसके लिए था? ये था सेना के लिए, सैन्य बल के लिए। लेकिन ये किसके लिए है? जब सैनिक कानून वहाँ पे लगा दिया है, वहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए उनके मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे अनुच्छेद 35, ये क्या कहता है? संसद कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, तो संसद को अधिकार है कि वो जो कुछ विशेष मौलिक अधिकार हैं उस पर वो क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। तो कुल मिला के ये 12 से 35 तक के जो ये अनुच्छेद थे, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स से संबंधित अनुच्छेद, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आपको इन वीडियो से कितना फ़ायदा हो रहा है कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।